दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाक़यात में एक तक़सीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तक़सीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़हा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटीं, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी अब्दुल गफूर साहब की भी है, जो जालंधर से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम, पैदाइशी नाम अब्दुल गफूर, और बाद में फिर जब मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया तो फिर अब्दुल गफूर जांबाज तखल्लुस रखा। मेरा कलमी नाम है ऐन गैन। तो मेरी पैदाइश बड़वा गांव में हुई, जो तहसील नवांशहर ज़िला जालंधर का एक बड़ा गांव था। उस गांव में मेरे दादा और उसके भाई हाजी कुतुबुद्दीन वो ज़राअत पेशा लोग थे, लेकिन थोड़ी आमदन की वजह से ज़मीनें कम थी। वालिद साहब हिकमत में भी दिलचस्पी लगते थे, फिर मुफ्त में गांव के लोगों का इलाज शुरू कर दिया। और इसके बाद फिर जो 1945 में इलेक्शन हुआ, उसमें यही असेस करना था कि भाई कौन कौन से ज़िले जो हैं वो कौन कौन सी आबादियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में शामिल होनी चाहिए। तो पंजाब में अक्सरियत तो मालूम थी वैसे पहले ही कि मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन 1942 में जो इलेक्शन हुआ, जालंधर से अराई फैमिली का एक मेंबर मुस्लिम लीग से की तरफ से खड़ा हुआ, और इधर राहों कस्बे से एक राजपूत मेंबर खड़ा हुआ यूनियनिस्ट पार्टी के साथ। वो गवर्नर पंजाब ने अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा किया, लेकिन वो शिकस्त खा गया, मुस्लिम लीग का मेंबर जीत गया। मतलब ये इस तरह से अक्सरियत जो थी वो पंजाब ईस्ट पंजाब में मुस्लिम अक्सरियत मेंबर बने, लेकिन बनिए हिंदू जो था उसको जो चाल थे, उसने तारा सिंह जो सिख लीडर था उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और तारा सिंह ने पंजाब असम्बली की यहाँ लाहौर में जो असम्बली थी, इसकी सीढ़ियों पे खड़े होकर नंगी तलवार लहराकर ऐलान जंग कर दिया मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो बस फिर सारे पंजाब में कश्तो खून शुरू हो गया, और हमारे गांव में सबसे पहला कत्ल जो था हमारे गांव में, इर्द गिर्द के इलाकों की निस्बत हमारे गांव में पहला कत्ल हुआ। जो हमारे मज़ार था गांव से बाहर, वहाँ पे मुतवल्ली जो था उसको रात को कत्ल कर गए। तो इस तरह से हम रात को मैं चूँकि 10th क्लास में पढ़ता था, अच्छा खासा था, मतलब जिस्मानी तौर पे भी। हम रात को अपने गांव में भी सारी रात गो हमारे पास बंदूकें तो उस इंतज़ाम किया नहीं था किसी ने, लाठियाँ उठाकर मैं भी उनके साथ रात को सारे गांव के गिर्द चक्कर लगाते थे सेफ्टी के लिए कि अगर हमला हो तो हम भी उनका मुकाबला करेंगे। दाएं बाएं खबरें आने लगी, फलां गाँव को सारे को जला दिया गया, फलां गाँव को हमला कर दिया गया। तो फिर वालिद साहब को भी इतला मिल गई एक दिन। तो 30 अगस्त
4 बजे शाम वाला साहब आगे आया और उन्होंने कहा कि निकलो निकलो। वाला साहब कहने लगे कहाँ निकलो? उन्होंने कहा पूछने का वक्त नहीं है। तो बस फिर वाला साहब गांव से बाहर एक पतली सी गली से मेन रोड की बजाय गांव से निकले और गांव वालों को भी पता चल गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है। तो फिर सारा गांव निकल के दूसरे गांव बगौरा में चला गया। बगौरा वालों से डिस्कस किया, उनके पास भी कुछ नहीं था असला वगैरह को। फिर ईशा के वक्त वो गांव निकल पड़ा। तो फिर हमारा गांव भी उनके साथ ही निकल पड़ा। वो जो रात थी ना, वो बड़ी दर्दनाक कहने की बात थी कि सावनी की फसलें, कमाद, और उस इलाके में नाले भी थे, बरसाती इलाका था। नालों में से गुजरना, कमाद के खेतों में से निकलना, हज़ारों की तादाद में लोग, और हमलों का डर। जरा इधर से पत्ता खड़के तो पता चलता था कि इधर से तो हमला हो गया, और लोग भाग पड़ते थे। तो इसी असना में एक ऐसी दर्दनाक बात भी हुई कि मेरी वालदा ने मेरी छोटी बहन जो है उसको बगल में उठाया हुआ था। वो 6-7 माह की थी। उसके साथ वाली उसकी एक हमसाई ने कहा, यानी हर घड़ी के बाद भागना पड़ता था इधर उधर। वो कहता था बीबी छोड़ इसको, फेंक, अपनी जान बचा। अंदाज़ा लगाएं यानी उस वक्त की क्या हालत थी हमारी। तो बहरहाल हम दूसरे गांव में चले गए। फिर उसके बाद वहाँ 1-2 दिन वेट किया। फिर पता चला, खबरें आने लगी कि यहाँ हमला होने वाला। फिर उससे आगे राहू कस्बा था, उसमें कैंप बनाया हुआ था। हमें पता चला कि वो वहाँ पे कुछ सेफ्टी है। तो फिर वहाँ से राहू कैंप में सारे तीनों गांव चले गए। तो जब ये सारे लोग वहाँ जा रहे थे तो फिर वहाँ पे अटैक हुआ उस काफले पे। और मतलब यह कि वो बुजुर्ग बताते थे कि तकरीबन 1/3 जो लोग थे ना वो पीछे तकरीबन कत्ल कर दिए गए। तो बाकी उस काफले कैंप में पहुँचे। तो काफले में कुछ इंतजाम किया हुआ था। बस फिर वहाँ पे कुछ दिन रहे और उसके बाद सबसे पहला पाकिस्तान से 18-20 बसों का एक कन्वॉय उस राहों के कैंप पे आके शाम के वक़्त खड़ा हुआ। वो पाकिस्तान से आए थे, उसके साथ 2 मिलिट्री के आदमी भी थे। तो किसी को नहीं कुछ पता भी क्या कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं। बहरहाल तो सुबह के वक्त उन्होंने ऐलान किया कि वे जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो बसों में बैठ जाए। और हम खुशकिस्मती से वहाँ करीब ही थे, तो हम बैठ गए उस बसों में और बाकी लोग बैठ गए, जितने बैठ सकते थे बैठ गए। तो बसें चल दी। तो रास्ते में एक जगह पे बसें खड़ी हो गई। हमने देखा कि भाई क्या बात है। तो हमने देखा कि जो मिलिट्री के 2 आदमी थे वो ब्रेन करने और स्टैंड करने लेके बाहर निकले हुए हैं, और साथ वाले कमाद के खेत की तरफ उन्होंने ऐसे मतलब है कि वो फायर खोल दिए। तो हमने देखा उस उन फसलों में लिखे हुए सैकड़ों हिंदू सिख जो थे वो भागते हुए हमने भी देखे। तो वो मतलब अगर वो टाइम पे ना असेस करते तो वो तो हमला हो जाता, तो वो बसों का सफाया कर देते। फिर आगे अमृतसर आया। अमृतसर में भी ऊपर की छतों पर से गोलियां आती रहीं। तो इधर उधर से बहरहाल अमृतसर से आगे निकल गए। तो बागे बॉर्डर पे पहुंच के तो उनको पता, जब इतने खौफ, इतने कत्लो गारत देख के जब आदमी पाकिस्तान में पहुंचे तो फिर वो भी सीन तीतने था। कोई सिजदे में गिरा हुआ है, कोई ऊपर हाथ करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, कोई दुआएं मांग रहा है। तो
अल्लाह अल्लाह करके तो पाकिस्तान पहुँचे। तो फिर वहाँ से बसों के ज़रिए से हमें वाल्टन कैंप में पहुँचाया गया। वाल्टन कैंप में इंतज़ाम था कि वो कोई 2 रोटियां सालन ऊपर डाल के हर बंदे को मिल जाता था। तो कैंप में चूँकि कुछ सैनिटेशन का ज़्यादा मसला था, वहाँ पे ज़्यादा लोगों की वजह से वालिद साहब कहने लगे कि किसी और जगह पे धर्मपुरा में एक मकान में अवैक्यू प्रॉपर्टी जो थी उसमें जाके अपर पोर्शन पे रहेंगे। लेकिन फिर बाद में ज़मींदार लोग कहने लगे कि नहीं, पहले ज़मीन जो है वो हासिल करो, फिर बाद में कारोबार करना। फिर हम लोग जो थे वो ट्रेनों के ज़रिए से, क्योंकि ट्रेनें मुफ्त चलती थी, तो वो मुफ्त ट्रेन से चले गए और हम औरतों और बच्चों को के लिए एक ट्रक किराए पर लेकर उसमें 50-60 को ट्रक में बिठाकर फैसलाबाद गए। तो हम वहाँ गांव है चंदियन तलामा, फैसलाबाद से 8-9 किलोमीटर, तो वहाँ पे गए। गांव खाली था, सिखों का गांव था। लोग जब सिख चले गए, इर्द गिर्द के लोग वहाँ से जो सामान था सब लूट के चले गए। तो जनाब क्या करते, सुबह को वालदा रोटियां पका देती, पानी का प्याला रख देती, तो हम पानी से रोटी खाते। कई महीने हम पानी से रोटी खाते रहे। क्यों? ना कोई हंडिया थी वहाँ, ना कोई कोचा, ना कोई दुकान थी, और पैसे भी नहीं थे, ऐसी बात थी। तो उधर मैं मैट्रिक में पढ़ता था। फिर वालिद साहब का इरादा तो कोई नहीं था अगर तालीम जारी रखने का, क्योंकि पास कुछ नहीं था। तो फिर भी बहरहाल वो हमें लेकर दोनों भाइयों को तारकाबाद हाई स्कूल में चले गए। वहाँ पे हेड मास्टर साहब जो बड़े ही नेक मतलब तबीयत के थे, उन्होंने वेलकम किया, उनको बताया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड़के 1.5-2 महीने जो है ना वो जहाँ हॉस्टल में रहें, मुफ्त खाना मिलेगा और कोई फीस वगैरह भी नहीं होगी। तो हमने फिर दोनों भाइयों ने वहाँ पे रह के इम्तहान दिया। मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया, 530 नंबर लिए। उन दिनों फर्स्ट डिवीज़न 510 नंबर से शुरू होती थी। तो छोटा भाई भी 9th क्लास में पास हो गया। तालीमी मेयार जो था वो दरमियाने दर्जे का था, को आला मेयार तो नहीं था, लेकिन ये पढ़ाने वालों पर मुनहसर था। जो अच्छे टीचर थे, प्राइमरी का जो हमारा उस्ताद था वो काफ़ी पुरजोश, बड़ा मेहनती, बड़ा था। उनसे हमने प्राइमरी में अच्छा पढ़ा लिखा। तो दूसरे ये कि हिंदू की डोमिनेशन थी पढ़ाई में भी। ज़्यादा टीचर जो थे वो हिंदू होते थे, पढ़े लिखे वो होते थे। मुसलमान चूँकि तालीम में पीछे रह गए थे, इसलिए बस प्राइमरी तक ही में ज़्यादा टीचर मुसलमान थे, हाई स्कूल में कम ही थे। तो इस तरह से मैंने वहाँ फिर मैट्रिक पास किया। मैट्रिक मैंने पास तो नहीं किया, मैट्रिक में पढ़ता था जब पाकिस्तान बना। जितने और अवामल मुल्क की तकसीम के थे, उनमें से सबसे बड़ा अवामल छूत छात का भी था। जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ शुरू हो गई तो इस डर से कि बच्चों को रास्ते में ही कत्ल ना कर दिया जाए, उन्होंने हमें स्कूल के हॉस्टल में बोर्डिंग कहा जाता था उन दिनों, बोर्डिंग में हमें दाखिल करवा दिया। वहाँ पे सिख हिंदू
और मुसलमान कोई 20 के करीब लड़के रहते थे। तो जब ऐसा हो तो जो बावर्ची होता था वो हिंदू होता था, दूसरी कौम से बावर्ची नहीं होता था। वो हंडिया पका के साथ बैठे, उसके चूल्हे के साथ बैठे हिंदुओं और सिखों को तो उनकी प्लेटों में सालन वगैरह डाल देता, रोटियां दे देता था, लेकिन हमें उस कमरे के दूसरे कॉर्नर में दूर बिठाया होता था कि कहीं इनके जिस्म से हमारे उनके बर्तन हिंदुओं के छू ना जाए और परिष्ट ना हो जाए। तो वो हमें आकर हंडिया 2-3 फुट ऊंची रख के हमारी प्लेटों में सालन डाला करता था। तो वो सालन के छींटे हमारे कपड़ों में भी पड़ते थे। तो मतलब ये है कि ये जो अनटचेबल हिंदू का जो जहन है, ये बाकी तमाम फैक्टर्स के साथ साथ ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि हिंदू ने अपने आप को एक तरह से सुप्रीम तैयार किया। कायदे आज़म जो था वो कायदे आज़म तो रजामंद हो गया था कि भाई शुरू में कि भाई ठीक है मिल के हुकूमत बनाते हैं, हमें हमारा पूरा हिस्सा दो, तो हम लेकिन वो चालबाजियाँ करने लगे, उन्होंने हिस्सा देने से इनकार कर दिया और वो अपनी सुपरमेसी शुरू रखी। तो फिर कायदे आज़म ने पीछे हट गए, उन्होंने फिर पाकिस्तान का झंडा उठा लिया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। 1945 में ये असेस करना था आखिर में कि भाई कौन से इलाके मुस्लिम अक्सरियत के हैं और कौन से इलाके जो हैं वो नहीं हैं। तो इस तरह से 1945 में यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्लान दिया कि भाई इलेक्शन करवाए जाए। तो वो इलेक्शन के लिए हमारे भी इलाके में मेंबर खड़े हुए। एक तो उधर से गालबन जलंधर से अनाई फैमिली का एक मेंबर था, वो खड़ा हुआ। इधर राहों कस्बे से राजपूत यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब ने खड़ा किया। तो वालिद साहब चूँकि बड़े एक्टिव थे, वो उनका दवाखाना था, सब बड़ा असर रसूख था, तो वो हर गांव में जाया करते थे, कन्वेंसें करते थे मुस्लिम लीग की। तो मैं चूँकि 10th क्लास में पढ़ता था, तो हम भी जब छुट्टी वाले दिन ख़ास तौर पे इतवार को मैं भी अक्सर उनके साथ जाया करता था। तो हम कन्वेंसिंग करते थे कि आप मुस्लिम लीग को वोट दें। चुनाचे आपने फिगर देखी होगी कि यूनिस्ट पार्टी का जो चौधरी अब्दुर्रहमान था राहों का, वो नाकाम हुआ था और मुस्लिम लीग का मेंबर जो था वो कामयाब हुआ था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो जलसों में भी आम भी लगाया जाता था। हिंदू और बनिए की और अंग्रेज़ों ने भी उसमें हिस्सा डाला और गुरदासपुर का ज़िला जो कि बिल्कुल मुस्लिम अक्सरियत का ज़िला था, वो हिंदुस्तान को दे दिया और उसको कश्मीर के लिए रास्ता दे दिया। कश्मीर में जो राजा था उसने भी जल्दी से लिख के दे दिया कि भाई मेरा अलहाक जो है वो हिंदुस्तान से किया जाए। तो अंग्रेज़ गवर्नर जो उस साहब उसने ओके कर दिया। तो और फौज गुरदासपुर के रास्ते से कश्मीर में भेज दी। गांव के गांव जो थे वो जलाकर भस्म कर दिए गए। वहाँ पे यानी शुरू में गांव के गांव जलाकर जब भस्म कर दिए गए, ना बूढ़ों को देखा, ना दादी को देखा, ना नानी को देखा, ना शीर खार बच्चे को देखा। वो तो एक जुल्म की यानी एक ऊंची सतह थी। इसीलिए फिर लोग उस जुल्म को, उस बर्बरियत को देख के लोग गांव के गांव नकल मकानी के तौर पर, वरना कौन होता है जो अपनी
आबाई घर और अपने आबाई जगह छोड़ के निकलना था। आदमी तो एक कपड़ा छोड़ने को तैयार नहीं होता कि मैं वैसे ही फेंक दूं। इंसानों का नाजायज़ और बेईमाना तरीके से कत्ल गारत हुई है और इतने हज़ारों लाखों बहू बेटियों को उठाकर ले गए और उनको मांसबदरी हुई है। तो इसके अलावा ना किसी ने बूढ़े को देखा, ना किसी ने शीरखार बच्चे को देखा। और शीरखार बच्चों को मतलब नेज़ों पर उठाया भी वहाँ पे लोगों ने देखा कि इतनी बर्बरीत हुई। नौजवानों से मेरी तरफ से यही पैगाम है कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये ऐसे प्लेट में रख कर पेश नहीं किया था। ये लाखों हज़ारों लाखों जानों की कुर्बानी के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया था। इसमें ना बूढ़े को, ना जवान को, ना औरत को, ना बशीर खार बच्चों को बख्शा गया था। सबको तह तेग किया गया और बहू बेटियों को उठाकर ले गए और उनकी अस्मदरी की गई। तो ये एक ऐसा सानिया था जो तारीख़ के सफ़ात में ढूंढें तो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए नौजवानों को मेरी तरफ से पहला तो पैगाम ये है कि वो पहला जो काम है वो तालीम है। तालीम के बग़ैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तालीम पर तवज्जो दें, भेड़ चाल बनकर वोट ना डालें, अहल लोगों को मुंतखब करके ऊपर भेजें और तभी मुल्क तरक्की करेगा। जब रिश्वत का ख़ात्मा होगा, बादनवानी जो है वो उसको जड़ से उखाड़ फेंकें। तो ऊपर जब ऐसे लोग जाएंगे जो हर तरह से अपने मुल्क के खैरखा होंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने वाले होंगे, तो अभी मुल्क जो है वो सरखरू होगा और अपने दुनिया की बराबरी का दावा कर सकेगा और खुशहाली मुल्क में आ सकेगी।